नमस्कार। आज बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड की। सोचिए 4,500 साल पुराने, करीब 147 मीटर ऊंचे, लाखों टन वजनी। सवाल यह है कि बिना आज की तकनीक के आखिर ये बने कैसे? बिल्कुल, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो श्रोताओं के भेजे स्रोत हैं, कुछ रिसर्च पेपर, लेख, वीडियोस, उनकी मदद से। हाँ, तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालना, समझना कि हम जानते क्या हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं और क्या रहस्य अब भी बाकी हैं। सही कहा, ये चुनौती बहुत बड़ी थी। खुफू का पिरामिड सोचिए, करीब 2560 ईसा पूर्व, लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक। 23 लाख और वजन भी मतलब औसतन 2.5 टन मान लीजिए, पर कुछ तो 80 टन तक के भी थे। 80 टन, बाप रे। हाँ, और अंदाजा है कि ये सब 20 या शायद 23 साल में बन गया। इसका मतलब हुआ कि हर कुछ मिनट में एक ब्लॉक ठीक जगह पर फिट करना होता था। कमाल की रफ्तार और मैनेजमेंट रहा होगा। बिल्कुल अविश्वसनीय। और स्रोतों में ये साफ है कि इनका मकसद क्या था? फिरौन के लिए मकबरे बनाना, खुफू, खफरे, मिनकौर। हाँ, प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म में मानते थे ना, तो कब्र में रोज का सामान, खजाना सब रखते थे। अच्छा, तो वो जो थ्योरीज हैं कि ये कोई बिजली घर था या अनाज का गोदाम, वो सब बातें देखिए सबूतों के आधार पर सही नहीं लगती। मकबरा ही मुख्य उद्देश्य था। और एक बड़ी बात जो अब साफ है कि इन्हें बनाने वाले गुलाम नहीं थे। हेरोडोटस ने शायद ऐसा लिखा था, ग्रीक इतिहासकार ने। हाँ, उन्होंने लिखा था, लेकिन जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं, जैसे पास में मजदूरों की कब्रें, उनके कंकाल, वो बताते हैं कि ये कुशल कारीगर थे, श्रमिक थे। अच्छा, गुलाम नहीं थे। नहीं। और उन्हें अच्छा खाना मिलता था, मतलब उस समय के आम नागरिक से बेहतर। वो वहीं पास में कैंप बनाकर रहते थे। कितने लोग रहे होंगे अंदाजन? अनुमान है शायद 20,000 से 40,000 लोग। ये एक तरह की राष्ट्रीय परियोजना जैसी थी। हो सकता है किसान भी मदद करते हों जब खेती का काम कम होता था। एक नेशनल प्रोजेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये पत्थर आए कहां से और कैसे निकाले गए। मुख्य ढांचा तो वहीं के चूना पत्थर से बना, लेकिन जो बाहरी चमकती हुई परत थी वो तुरा से लाए गए बढ़िया सफेद चूना पत्थर की थी। और अंदर के कुछ खास हिस्सों के लिए? उसके लिए असवान से ग्रेनाइट लाया गया, जैसे कि छत, दीवारें, ताबूत। ये बहुत दूर है असवान। हाँ, और औजार? तब तो लोहा भी नहीं था शायद ठीक से। सही। नरम पत्थर जैसे चूना पत्थर के लिए तो तांबे के औजार काम आ गई, छेनी, ड्रिल, आरी। लेकिन ग्रेनाइट तो बहुत सख्त होता है, तांबा तो उसके आगे कुछ नहीं। बिल्कुल, ग्रेनाइट के लिए डोलेराइट जैसे और भी सख्त पत्थरों से उसे पीटा गया। और रेत, हाँ, रेत को अपघर्षक की तरह इस्तेमाल करके आरी चलाई गई। अच्छा, रेत से घिसकर? हाँ, और एक और तरीका था, पत्थर में दरारें बना के उनमें सूखी लकड़ी फंसा दी जाती थी, फिर उसे पानी से भिगोते थे, लकड़ी फूलकर पत्थर को तोड़ देती थी। वाह, कितना सरल पर असरदार तरीका। बिल्कुल। और पत्थरों को जोड़ने के लिए जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए लकड़ी काफी जलानी पड़ी होगी। ये दिखाता है कि कितने सरल साधनों से भी कितनी प्रिसिजन, कितनी सटीकता हासिल की उन्होंने। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इतने भारी पत्थर लाए कैसे गए, और सबसे मुश्किल, ऊपर कैसे चढ़ाए गए? हाँ, ये परिवहन वाला हिस्सा वाकई पहेली है। पानी का रास्ता, मतलब नील नदी, वो तो बहुत जरूरी थी। हाँ, वो तो जीवन रेखा थी मिस्र की। और 2013 में एक डायरी मिली थी, मेरेर की डायरी। उसमें नावों से पत्थर ढोने का जिक्र है। अच्छा, सीधा सबूत मिला। हाँ, और अभी हाल में 2024 में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि नील नदी की एक पुरानी शाखा थी, आरामात शाखा कहते हैं उसे, वो सीधे पिरामिड वाली जगह तक जाती थी। अब वो रेत के नीचे दब गई है। कमाल है। तो पानी से काफी पत्थर लाए गए। हाँ, और जमीन पर पहिए तो थे नहीं शायद। नहीं, पहियों का इस्तेमाल नहीं दिखता, स्लेज का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी के स्लेज। रेगिस्तान में वो तो और मुश्किल होगा खींचना। यहीं पर उनकी चतुराई दिखती है। जेहूती होतेप की कब्र में एक पेंटिंग है जिसमें लोग स्लेज खींच रहे हैं और आगे एक आदमी पानी डाल रहा है। पानी रेत पर? हाँ, 2014 में कुछ प्रयोग हुए जिनसे पता चला कि रेत पर सही मात्रा में पानी डालने से घर्षण, मतलब फ्रिक्शन, बहुत कम हो जाता है। स्लेज आसानी से खिंच जाता है। अरे वाह, मतलब गीली रेत पर खींचना आसान था। अद्भुत इंजीनियरिंग। बिल्कुल, भौतिकी का कितना सरल इस्तेमाल। अब आते हैं सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दे पर, पत्थर ऊपर कैसे पहुंचाए गए। हाँ, रैंप वाला सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा माना जाता है ना? हाँ, सबसे स्वीकृत यही है। इसके कुछ सबूत भी हैं, जैसे एक पुराना गणित का दस्तावेज है, राइंड पपाइरस। उसमें कुछ गणनाएं हैं जो रैंप की तरफ इशारा करती हैं। और करनाक और गीजा में पुराने रैंप के अवशेष भी मिले हैं। और वो हातनब खादान वाली खोज? हाँ, वो 2018 की खोज। वहाँ करीब 4,500 साल पुराना लकड़ी का रैंप मिला, जो काफी खड़ा, मतलब स्टीप था। उसमें लकड़ी के खंबे लगाने के लिए छेद भी थे। दो रैंप
तो थे, पर कैसे रैंप थे, ये सवाल है। सही। क्या एक बहुत लंबा सीधा रैंप था? वो तो शायद अव्यवहारिक होता, बहुत लंबा बनाना पड़ता, जगह भी चाहिए। हाँ, कई किलोमीटर लंबा हो जाता। या फिर पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ सर्पिल रैंप, उसमें भी दिक्कतें हैं। कोनों पर कैसे मुड़ते, बाहरी परत कैसे लगाते, रैंप खुद ही रास्ते में आता। तो फिर यहीं पर एक दिलचस्प सिद्धांत आता है आंतरिक रैंप का। एक फ्रेंच आर्किटेक्ट है जॉन पियर होडीन, उन्होंने ये आइडिया दिया। आंतरिक रैंप मतलब पिरामिड के अंदर? हाँ, उनका कहना है कि पहले बाहर एक छोटा रैंप बनाया गया होगा कुछ ऊंचाई तक, फिर बाकी का काम पिरामिड के अंदर ही एक सुरंग जैसे सर्पिल रैंप से किया गया। इसके क्या सबूत हैं? सबूत सीधे नहीं है, पर कुछ इशारे हैं। जैसे पिरामिड के एक कोने पर ऊपर एक निशान या खाली जगह दिखती है। माइक्रोग्रेविमेट्री सर्वे जो घनत्व मापता है, उसने भी किनारों के पास कम घनत्व दिखाया है, जो खाली जगह या रैंप का संकेत हो सकता है। अच्छा, पर ये अभी पक्का नहीं है। नहीं, ये अभी एक थियरी है जिसे 3D मॉडलिंग से विकसित किया गया है। निर्णायक सबूत चाहिए। और दूसरा सिद्धांत क्या था? हेरोडोटस ने कुछ मशीनों का जिक्र किया था। हाँ, उन्होंने मशीन्स लिखा था। शायद वो लीवर जैसे कुछ थे, जिसे मिस्र में सिंचाई के लिए शदूफ इस्तेमाल होता था। एक लकड़ी का ढांचा जिससे पानी उठाते हैं। तो लीवर से पत्थर उठाए? हो सकता है, शायद ऊपरी हिस्सों के लिए इनका इस्तेमाल हुआ हो। कुछ लोगों ने प्रयोग करके दिखाया भी है कि ये संभव है। और वो पानी वाले एलिवेटर की बात, वो क्या है? हाँ, वो एक बहुत ही नई, मतलब जुलाई 2024 की स्टडी है। वो सकारा के जौसर पिरामिड के लिए, जो गीजा से भी पुराना है, उसके लिए पानी से चलने वाले एलिवेटर का सुझाव देती है। पर ये अभी बहुत शुरुआती है, इसकी समीक्षा होनी बाकी है। यानी कई सिद्धांत हैं। अच्छा, एक और कमाल की बात है इनकी सटीकता। ये पिरामिड बिल्कुल उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम दिशाओं में सीधे हैं। हाँ, मामूली सी गलती है बस। अविश्वसनीय सटीकता है ये। बिना कंपास, बिना जीपीएस के ये कैसे किया उन्होंने? इसके भी सिद्धांत हैं। शायद शरद विषुव के दिन, जब दिन रात बराबर होते हैं, उस दिन सूरज ढलते समय की छाया का इस्तेमाल किया हो दिशा तय करने के लिए। अच्छा, छाया से? हाँ, या फिर तारों को देखकर दिशा तय की हो। वो एक ओरायन तारामंडल वाली थ्योरी भी है, पर उसे ज्यादातर विशेषज्ञ सही नहीं मानते। और कुछ हाल के दावे भी हैं, वो गीजा के नीचे कुछ मिलने की बात। हाँ, एक इतालवी स्कॉटिश टीम का दावा है मार्च 2025 का। रडार सर्वे से उन्हें गीजा पठार के नीचे काफी गहराई तक, करीब 6500 फीट तक कुछ संरचनाएं दिखी हैं। वो इसे भूमिगत शहर जैसा कुछ कह रहे हैं। पर ये पक्का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत नई खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसे काफी संदेह से देखा जा रहा है, तो इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सही है। अच्छा, स्रोतों में माया पिरामिड से भी तुलना की गई है, क्या कुछ समानताएं हैं? उद्देश्य अलग थे। माया पिरामिड मुख्य रूप से मंदिर थे, जबकि मिस्र के मकबरे माया वाले बाद में बने। पत्थर भी छोटे इस्तेमाल हुए, लेकिन बनाने के तरीकों में कुछ समानताएं थीं। पत्थर के औजार, भारी चीजें खिसकाने के लिए शायद रोलर्स या राफ्ट का इस्तेमाल, और मुख्य रूप से मानव श्रम, पर तकनीकें काफी अलग थीं। ठीक है, तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? पहली बात तो ये कि पिरामिड कुशल श्रमिकों ने बनाए, न कि गुलामों ने। दूसरी, उन्होंने पानी का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया, नील नदी का परिवहन के लिए और गीली रेत का स्लेज खींचने के लिए। और उनके औजार सरल थे, पर तकनीकें प्रभावी थीं। रैम्प्स, शायद लीवर भी, उनकी सटीकता कमाल की थी। बिल्कुल, लेकिन पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया, इसका सटीक तरीका, खासकर रैंप कैसा था, ये अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। वो आंतरिक रैंप वाली थ्योरी आकर्षक है, पर सबूत चाहिए। हाँ, ये पहेली अभी बाकी है। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि गीजा के जो 3 बड़े पिरामिड हैं, जो लगभग एक ही समय के आसपास बने, उनमें बनाने की तकनीकों में थोड़ा थोड़ा फर्क रहा हो? मतलब हर पिरामिड के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाया गया हो? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर वो कौन सा एक सबूत होगा जो इस सदियों पुरानी रैंप वाली बहस को हमेशा के लिए सुलझा देगा। खैर, जो भी हो, प्राचीन मिस्र की ये इंजीनियरिंग क्षमता आज भी हमें हैरान करती है। सचमुच। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।